खिताब किया कि आदमी को आदमी के काम आना चाहिए, आदमी को आदमी के काम आना चाहिए, काम आना आदमी का काम है। इंतहाई सादगी से मुखातिब हुए जनाब हसन चोगले साहब, यकीनन फ़हरिस्त में अब वो नाम है जिनकी ऊपर निगाहें सिर्फ इस हॉल की ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की निगाहें उन पर मरकूज़ हैं, और इंसानियत का अलम उठाए वो आज गांव-गांव, शहर-शहर और आज भिवंडी शहर की खुशनसीबी कि आज हमारे बीच मौजूद हैं। रौनक महफिल बने हुए जस्टिस मार्कंडे काटजू साहब, और कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़ सुखन, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़ सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए अक्सर व बेशतर कभी अखबारात में कभी टीवी पर जब जस्टिस साहब मुखातिब होते हैं तो गालिब के ये अशार गूंजते हैं कि नाला जाता था परे अर्श से मेरा, और अब लब तक आता है जो ऐसा ही रसा होता है। रखियो गालिब मुझे इस तल्ख नवाई में माफ़, आज कुछ दर्द मेरे दिल में सवा होता है। सदर ज़ी वक़ार अली मरतबत जनाब मौलाना सैयद सलमान हुसैनी नदवी साहब की मौजूदगी में आज जस्टिस मार्कंडे काटजू साहब हमारे बीच कदीम व जदीद हिंदुस्तानी निज़ाम अदल व इंसाफ, हिंदू मुस्लिम मजहब की रिवायात, हिंदुस्तानियों की मौजूदा हालत ज़ार, गुरबत, तालीम और सियासी फ़हम व फ़िरासत पर गहरी नज़र रखने वाले जस्टिस मार्कंडे काटजू साहब की शख्सियत जो पूरे हिंदुस्तान में आबरूए अदल व इंसाफ की मिसाल है, इंसानों का दुख महसूस करते हैं, इसलिए पाकिस्तानी कैदी के लिए भी आवाज़ बुलंद करते हैं। जैबुन्निसा हो या संजय दत्त या फिर फेसबुक तनाज़े वाली शाहीन ढाडा ही क्यों ना हो, पूरी शिद्दत के साथ हक गोई पर आमादा होकर तकाज़े इंसाफ को मलहूज़ रखते हुए अमन व अमान और इंसानियत के अलंबरदार नज़र आने वाली शख्सियत आज रौनक मजलिस है। नज़र मेरी नहीं ममनून सैरे अरसे हस्ती, मैं वो छोटी सी दुनिया हूँ कि आप अपनी विलायत हूँ, न सहबा हूँ, न साकी हूँ, न मस्ती हूँ, न पैमाना, मैं खानाए हस्ती में हर शय की हकीकत हूँ। मुझे राज़े दो आलम दिल का आईना दिखाता है, मुझे राज़े दो आलम दिल का आईना दिखाता है, वही कहता हूँ जो कुछ सामने आँखों के आता है। इस्तकबाल कीजिए जस्टिस मार्कंडे काटजू साहब का, आज की रौनक महफिल और हिंदुस्तान का वो धड़कता हुआ दिल जिसकी धड़कन हर सीने में आज महसूस की जा रही है। तशरीफ़ लाइए जस्टिस मार्कंडे काटजू साहब। मेरी ख्वाहिश है कि तालियों से तब तक इस्तकबाल होता रहे जब तक कि वो स्टेज उस माइक तक ना पहुँच जाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस्लामिक सोशल एंड कल्चरल फाउंडेशन को कि उन्होंने मुझे यहाँ आने की दावत दी। मेरे पास जब सबसे पहले आपकी तरफ से जसीम मोमिन साहब आए थे और इकबाल साहब आए थे। दिल्ली में एक फंक्शन हुआ था इस्लामिक कल्चरल सेंटर में, तो उन्होंने मुझे भिवंडी आने की दावत दी। मैं टालता रहा क्योंकि इतनी सारी मेरे पास इनविटेशन आते रहते हैं हिंदुस्तान भर के, कहाँ तक जाऊँ, मगर वो लगे रहे, हिम्मत नहीं हारे, कई बार मुझसे मिले और उनका प्यार और मोहब्बत की वजह से मैंने सोचा कि भाई एक बार तो भिवंडी आना ही है। मैं कभी ज़िंदगी में आया नहीं, पहली बार आया हूँ। तो जब बॉम्बे आने का मौका मिला तो मैंने सोचा कि भाई ये तो बड़ा अच्छा मौका है भिवंडी भी आने का, तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ। आज बहुत सारी बातें अच्छी बताई गई। ये जो आज का जो टॉपिक है यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में, तो इस टॉपिक के पे बोलने के पहले मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूँ, तो उसके बाद मैं इस टॉपिक पे आऊँगा।
पहली बात तो ये है कि हिस्ट्री में, इतिहास में पहली बार एक बड़ी यूनिक सिचुएशन डेवलप करी है दुनिया भर की वर्ल्ड हिस्ट्री में। वो ये है कि देखिए, पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो औद्योगिक क्रांति हुई, जो शुरू हुई थी करीब 18वीं सेंचुरी में इंग्लैंड में और फिर फ्रांस में और फिर दुनिया भर में फैली। पहले सब जगह सामंती समाज होते थे, यानी एग्रीकल्चरल सोसाइटीज होती थी। उनमें वो जो फ्यूडल सिस्टम था, उसमें जो पैदावार के साधन थे, जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, वो इतने पिछड़े होते थे। यानी हल से खेती होती थी, ट्रैक्टर होते नहीं थे उस ज़माने में। हमारे यहाँ हल से होती थी और वियतनाम वगैरह में भैंसे से होती थी, यूरोप में घोड़े से होती थी। तो इतना कम प्रोडक्शन होता था, इतना कम पैदावार होता था कि थोड़े ही लोग रईस हो सकते थे। बाकी 99.9 लोगों को गरीब रहना पड़ता था, क्योंकि पैदावार ही इतनी कम होती थी। जब केक इतना छोटा है तो बहुत कम लोग खा सकते हैं, तो बस वो जो रईस लोग होते थे, वो राजा महाराजा, ये जमींदार, किंग्स, यूरोप में किंग्स और एरिस्टोक्रेट्स होते थे। बाकी सब जनता गरीब होती थी। वो होना होता था क्योंकि पैदावार ही इतनी कम है, इतने बैकवर्ड्स मेथड, इतने प्रिमिटिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। आवाज आ रही है आप लोग? ये सिचुएशन बदल गई जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप में। पहले 18वीं सेंचुरी से शुरू हुआ, फिर दुनिया भर फैल गया। जब मॉडर्न इंडस्ट्री आई तो ये जो पैदावार के साधन हैं, द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, ये इतने, दे आर सो पावरफुल, इतने ताकतवर हैं, इतने बड़े हैं कि अब इतना प्रोडक्शन हो सकता है कि अब किसी को गरीब रहने की ज़रूरत नहीं है। मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन आर सो बिग, इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं, इतना वेल्थ जनरेट कर सकते हैं कि अब सिचुएशन बदल गई। अब हर एक को एक डिसेंट लाइफ, एक अच्छी ज़िंदगी मिल सकती है, हर इंसान को दुनिया भर में। तो एक यूनिक सिचुएशन डेवलप कर गई है दुनिया में। और इस वजह से अब जनता कहती है कि अब जब हमें गरीब रहने की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्यों गरीब रहें? पहले रहना था क्योंकि इतना कम प्रोडक्शन होता था, इतना कम पैदावार होता था कि बस थोड़े से लोग राजा महाराजा जमींदार रईस होते थे। अब सबको अच्छी ज़िंदगी मिल सकती है, डिसेंट लाइफ, यानी अच्छी आमदनी, अच्छा घर, अच्छा हेल्थ केयर वगैरह। तो उस यूनिक सिचुएशन वर्ल्ड हिस्ट्री में डेवलप कर गई है पहली बार दुनिया के तारीख में। तो जितने भी ये जो स्ट्रगल्स हो रहे हैं, जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, इसी वजह से कि आम जनता चाहती है अच्छी ज़िंदगी। हम क्यों अब गरीब रहें? हमारे बच्चे क्यों नहीं अच्छी शिक्षा पाएँ, अच्छी नौकरी पाएँ वगैरह। सबसे बुरी चीज़ होती है गरीबी, गुरबत सबसे बुरी चीज़। पॉवर्टी इज डिस्ट्रक्टिव ऑफ ऑल राइट्स। सब बेकार हो जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, सब बेकार हो जाता है अगर आदमी के पेट में रोटी नहीं है। और अब ये इतिहास में पहले बार सिचुएशन आ गई है कि अब वो बुराई दूर हो सकती है। हमारे हिंदुस्तान में 80% जनता गरीब है। कोई ज़रूरत नहीं है गरीब रहने की। अगर ठीक से हम अपने समाज को ऑर्गेनाइज करें तो हर एक को एक अच्छी ज़िंदगी मिल सकती है। दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, जो मेन टॉपिक पे आने के पहले, कि जो हिस्टोरिकल सिचुएशन जो इंडिया में है, वो है कि हम एक ट्रांजिशनल एज में हैं। ट्रांजिशनल एज का मतलब है बदलते हुए, परिवर्तनशील वक्त में है। परिवर्तन क्या कि हम सामंती समाज से औद्योगिक समाज की ओर बढ़ रहे हैं। अभी हम ना पूरे सामंती हैं ना पूरे औद्योगिक हैं, हम कहीं बीच में हैं। ये जो ट्रांजिशनल पीरियड होता है इतिहास में, ये जो परिवर्तनशील समय होता है, ये बड़ा कष्ट का समय होता है। इट इज़ अ वेरी पेनफुल पीरियड इन हिस्ट्री।
अगर आपने यूरोप का इतिहास पढ़ा हो 17वीं से 19वीं शताब्दी तक, जब यूरोप में ये ट्रांजिशन हो रहा था, उसमें उथल पुथल, टर्मोइल, टर्बुलेंस, लड़ाइयाँ, क्रांतियाँ, फ्रेंच रेवोल्यूशन में गर्दनें कट रही हैं गिल्टिन पे, और सामाजिक मंथन हो रहा है, सोशल चर्निंग हो रही है, नए नए थ्योरीज आ रहे हैं, वोल्टेयर, रूसो, टॉमस पेन वगैरह वगैरह। इस आग से गुजरने के बाद आधुनिक समाज बना यूरोप में। मॉडर्न सोसाइटी इमर्ज्ड इन यूरोप आफ्टर इट वेंट थ्रू दैट फायर। बड़ा पेनफुल पीरियड दौरान था, कितना उथल पुथल, खून खराबा हुआ, तब जाके यूरोप में एक मॉडर्न सोसाइटी बनी। भारत अभी इस ट्रांजिशनल पीरियड से गुजर रहा है। ये बड़ा ही पेनफुल, बड़ा दर्दनाक वक्त से हम लोग गुजर रहे हैं, जो मेरे ख्याल में एक 15-20 साल और चलेगा। वेरी टर्बुलेंट पीरियड इस मुल्क में चल रहा है और शायद और भी होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि अब हम लोग समाज को सही दिशा दें। वो ये है कि हम लोग जातिवाद, ये सामंतवाद, ये सांप्रदायिकता, फिरका परस्ती, इस सब के खिलाफ अब बड़ा भारी एक लड़ाई लड़ें। ये दो चीज़ बताने के बाद मैं अब इस मुख्य मुद्दे पे आता हूँ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इसको समझने के लिए पहले आपको समझना होगा कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान है क्या। व्हाट इज इंडिया? कोई समझा सकता है यहाँ पे? आप लोग सब भारतीय हैं, मगर भारत क्या है आप लोग को मालूम है? नहीं मालूम। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये मुल्क हमारा जो है, ये मुहाजिरों का मुल्क है। इट इज़ अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। इट इज़ लाइक नॉर्थ अमेरिका, USA, कनाडा जैसा है। हमारे यहाँ 92-93% लोग, 92-93% लोग जो आज रह रहे हैं हिंदुस्तान में, इनके पुरखे यहाँ के रहने वाले नहीं थे। हम लोग सबके पुरखे यहाँ के रहने वाले नहीं थे, बाहर से आए थे। नॉर्थ अमेरिका में जो लोग रह रहे हैं, उनके पुरखे आए थे यूरोप से 500-600 साल से। हमारे यहाँ हज़ारों साल से आ रहे हैं, और इसलिए आते थे। देखिए, बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि लोग माइग्रेट करते हैं अनकंफर्टेबल एरिया से कंफर्टेबल एरिया की ओर। हर आदमी आराम चाहता है। तो पहले तो एग्रीकल्चरल सोसाइटीज होती थी, कृषक समाज होते थे। कृषि के लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए लेवल लैंड, समतल ज़मीन हो, उपजाऊ ज़मीन हो, फर्टाइल सॉइल, पानी हो, नदियाँ। तो ये सब हिंदुस्तान में इफरात में था। आप रावलपिंडी से चले जाइए बांग्लादेश, और दक्षिण की ओर आप कन्याकुमारी तक चले जाइए, सब लेवल लैंड, फर्टाइल लैंड, नदियाँ, तालाब, इफरात में जन्नत था ये मुल्क। तो सब लोग भड़बड़ा के, ज़्यादातर नॉर्थ वेस्ट से आते थे, इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान की ओर से। थोड़े से नॉर्थ ईस्ट से भी आए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लोगों की चीनी शक्ल है, मगर ज़्यादातर ये नॉर्थ वेस्ट से आते थे। यहाँ से कोई बाहर नहीं जाता था। क्यों आदमी कोई जाएगा यहाँ से अफगानिस्तान, जो बर्फीला है, पथरीला है, तकलीफ दे है, 4-5 महीने बर्फ से ढका है, पहाड़ी है, बड़ा तकलीफ दे है। सब आदमी आराम चाहते हैं, तो सब हजारों साल से भड़बड़ा के यहाँ आते रहे। ये यहाँ के मूल बाशिंदे कौन थे? ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स कौन थे हिंदुस्तान के? तो पहले कहा जाता था कि द्रविडियंस, द्रविड़ लोग होते थे। वो भी थ्योरी अब डिस्प्रूव हो गई है। द्रविड़ लोग भी बाहर के थे, आर्य भी बाहर थे, द्रविडियन भी बाहर के थे। और अब ये माना जाता है कि जो यहाँ के मूल निवासी थे, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हिंदुस्तान के, ये प्री द्रविडियन ट्राइबल्स, जिनको आदिवासी कहते हैं, जिनको हमारे पुरखों ने जंगलों में ढकेल दिया, उन पर बड़ा जुल्म किया, बहुत लोगों को मार डाला गया, वो आज सिर्फ 7-8% रह गए हिंदुस्तान में। ये भील, गोंड, सांथाल, आपके महाराष्ट्र में क्या भील होते हैं शायद, जो ट्राइबल, जिनको जंगलों में ढकेल दिया गया, वही है मूल निवासी हिंदुस्तान के। हम लोग सब उसके पुरखे बाहर से आए थे।
इसीलिए देखिए इतनी डाइवर्सिटी, इतनी विभिन्नता है इस मुल्क में, इतने मज़हब, इतनी जातियाँ, इतने ज़ुबानें, इतने नस्लें, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई भूरा है, बहुत डाइवर्सिटी इस मुल्क में। क्योंकि जो भी आते थे इमिग्रेंट्स, मुहाजिर आते थे यहाँ हिंदुस्तान में, वो अपने तौर तरीके, अपना मज़हब, अपना ज़ुबानें सब लेके आते थे, तो इसलिए बहुत डाइवर्सिटी। आप हिंदुस्तान को कंपेयर करिए चीन से। हमारी आबादी है 120 करोड़, चीन की है 130 करोड़, 10 करोड़ ज़्यादा है हमसे, और उनका जो लैंड एरिया है वो करीब 2-2.5 गुना ज़्यादा है हिंदुस्तान से। मगर चीन में ब्रॉड होमोजेनिटी है, एब्सोल्यूट होमोजेनिटी नहीं है, बट ब्रॉड होमोजेनिटी, यानी सारे चीनी लोगों के मोंगोलॉइड फेस होता है, चीनी शक्ल होती है। उनकी एक कॉमन रिटन स्क्रिप्ट है जिसको कहते हैं मैंडरिन, हालांकि स्पोकन डायलेक्ट्स फ़र्क हैं। और 95% जो चीनी लोग हैं वो एक नस्ल के हैं जिसको कहते हैं हान, HAN। तो ब्रॉड होमोजेनिटी है, थोड़ी सी डाइवर्सिटी भी है मगर ब्रॉड होमोजेनिटी। उसके कंपैरिजन में यहाँ भयंकर डाइवर्सिटी है। तो इसलिए ये जो मुल्क है, इसको चलाने का एक ही तरीका है कि सबको बराबर इज्जत दो, जो भी मज़हब का हो, जो भी कौम का हो, जो भी ज़ुबान नस्ल का हो, सबको बराबर इज्जत दो, वरना तो ये मुल्क एक दिन नहीं चल सकता। बताइए आप में क्या कॉमन है? वो नागालैंड के लड़के से, आप हिंदू मुसलमान हैं, वो ईसाई है, आप ये प्लेन्स में रहते हैं, वो पहाड़ियों में रहता है, आपका मोंगोलॉइड फीचर्स हैं उसके, आपके कॉकेशियन फीचर्स हैं उसके, मोंगोलॉइड फीचर्स हैं, बहुत फ़र्क है। तो एक पॉलिसी चल सकती है इस मुल्क में कि सबको बराबर इज्जत दो और सबको बराबर हिंदुस्तानी मानो। आपके यहाँ कुछ लोग चलाते हैं भूमिपुत्र थ्योरी, सन ऑफ द सॉइल थ्योरी। महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी लोग रह सकते हैं। अरे भाई, तुम लोग मराठी लोग भी बाहर के हो, सिर्फ वो जो भीड़ हैं वही यहाँ के, तो फिर मराठी लोग भी भागे महाराष्ट्र से। अगर हमको भगाओगे उत्तर प्रदेश और बिहारियों को, तुमको भी जाना पड़ेगा यहाँ से, तुम भी यहाँ के मूल निवासी नहीं हो। ये सब नहीं चल सकता। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान, उसमें लिखा है आर्टिकल 19(1)(e) में कि हर नागरिक को अधिकार है हिंदुस्तान के हर जगह रहने का। मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, मुझे उतना ही अधिकार है महाराष्ट्र में रहने का जितना किसी मराठी को है, और आप मराठी लोगों को उतना ही अधिकार है उत्तर प्रदेश में या पंजाब या बंगाल में रहने का जितना वहाँ के लोगों को। हम लोग सब एक मुल्क है। ये नहीं कि महाराष्ट्र अलग मुल्क है कि भूमिपुत्र थ्योरी भगाओ, पहले साउथ इंडियंस को भगाओ कहा जा रहा था, फिर कहा कि बिहारियों को भगाओ उत्तर प्रदेश। ये क्या नॉनसेंस है भाई? कैसे मुल्क चलेगा? टूट जाएगा। ये बिल्कुल एंटी नेशनल थ्योरी है ये भूमिपुत्र थ्योरी। ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। हम लोग एक हैं। ये सब कि जैसे महाराष्ट्र अलग मुल्क है, उत्तर प्रदेश अलग मुल्क है, ये गलत बात है। मैंने बताया कि यहाँ इस मुल्क में इतनी डाइवर्सिटी है कि एक ही पॉलिसी चल सकती है। वो थी बादशाह अकबर की पॉलिसी। देखिए, वो मेरे समझ में बादशाह अकबर न सिर्फ हिंदुस्तान, ये दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह हुआ है। अशोक के बारे में भी मैं ऐसे ही समझता हूँ, हालांकि अशोक के बारे में इतना ज़्यादा जानकारी हम लोग को नहीं है। उसके वो कुछ एडिक्ट्स हैं, पिलर एडिक्ट्स, केव एडिक्ट्स वगैरह से जानकारी, मगर अकबर के बारे में बहुत ज़्यादा हम लोग को जानकारी है। अकबर ने ये समझा कि ये मुल्क में विभिन्नता बहुत है और सबको साथ लेके चलना, तो नहीं चल सकता है। तो उसने बराबर इज्जत दी मुसलमानों को, हिंदुओं को, ईसाइयों को, सिखों को, पारसियों तक को, जैनियों से बुला के चर्चा करता था, ईसाइयों से चर्चा करता था, सिख गुरु अर्जुन के साथ चर्चा किया, सबको बराबर इज्जत देता था। और इसी वजह से मुगल साम्राज्य इतने लंबे अरसे तक चला, क्योंकि वो इंसाफ पे आधारित था। इट वॉज बेस्ड ऑन जस्टिस, सबको बराबर इज्जत देता था। तो अकबर ही हिंदुस्तान का यानी क्रिएटर है।
जो आज हिंदुस्तान खड़ा हुआ है, आप समझ लीजिए ये बादशाह अकबर की देन है, जिसकी वजह से चल रहा है आज भी। ही इज द रियल क्रिएटर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये यानी समझिए कि अकबर पैदा हुआ था 1542 में और उसका इंतकाल हुआ 1605 में। उसने जो अपनी पॉलिसी बनाई सुलह कुल की, देखिए दीन इलाही तो फेल हो गई। दीन इलाही मतलब एक मज़हब सबके लिए बनाना चाहता था, वो नहीं सक्सेसफुल हुई। मगर सुलह कुल जो दूसरी पॉलिसी थी वो बड़ा, इट वाज अ ग्रेट सक्सेस। उस जमाने में जब अकबर ने कहा कि सुलह कुल यानी यूनिवर्सल टॉलरेशन ऑफ ऑल रिलीजन्स, हर मज़हब को पूरी आज़ादी मिलेगी। उस ज़माने में यूरोप में मज़हब के नाम पे कत्लेआम हो रहा था। कैथोलिक्स प्रोटेस्टेंट्स का कत्लेआम कर रहे थे, प्रोटेस्टेंट कत्लेआम का कर रहे थे, और दोनों यहूदियों का कत्लेआम कर रहे थे। उस ज़माने में हिंदुस्तान में सबको बराबर इज्जत दी जा रही थी। 1618 से 1648 तक जर्मनी में 30 इयर्स वॉर, 30 साल की लड़ाई चली। 1618 में जर्मनी की आबादी 18 मिलियन थी और 1648 में 30 साल के बाद 12 मिलियन हो गई। यानी एक तिहाई सारे जर्मन साफ हो गए, क्योंकि जैसे कैथोलिक आर्मी आती थी, सारे प्रोटेस्टेंट बच्चे औरतों सबका गर्दनें काट देती थी, और वैसे ही प्रोटेस्टेंट करते थे। मगर हिंदुस्तान में सबको बराबर इज्जत दी जाती थी, और यही पॉलिसी जो अकबर की थी, इसी की वजह से हिंदुस्तान आज भी खड़ा है। और इसी पॉलिसी को आगे बढ़ाया जो हमारे संविधान के निर्माता हैं पंडित नेहरू वगैरह। इन्होंने भी अकबर की पॉलिसी को ही आगे बढ़ाया, जो हमको सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन दिया। देखिए 1947 में आप समझ सकते हैं, जब रिलीजियस राइट्स हो रहे थे, लोग पागल हो गए थे मज़हब के नाम पे, हिंदू मुसलमान एक दूसरे को काट रहे थे, और पाकिस्तान ने अपने को इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर कर दिया। उस वक्त कितना प्रेशर पड़ा होगा पंडित नेहरू पे कि भाई इसको डिक्लेयर करो हिंदू स्टेट, जब वो लोग हो गए मुस्लिम स्टेट। मगर उस मजहबी पागलपन के ऊपर जाना, अपना दिमाग ठंडा रखना और उस प्रेशर को रिजिस्ट करना, ये मामूली चीज़ नहीं थी, बहुत बड़ी चीज़ थी। उस माहौल में कहना कि नहीं, इंडिया हिंदू स्टेट नहीं होगा, ये सेकुलर स्टेट होगा, ये बड़ी भारी अचीवमेंट था पंडित नेहरू और उनकी पुलिस। पाकिस्तान स्टेट बना दिया। देखिए पाकिस्तान कोई मुल्क नहीं है, ये फर्जी मुल्क है, बिल्कुल फेक कंट्री। ये अंग्रेज़ों की चाल थी कि हिंदू मुसलमानों को लड़वाना है, और एक दिन फिर 15-20 साल हो सकता लग सकता, हम लोग फिर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक होंगे अंडर अ स्ट्रॉन्ग सेकुलर गवर्नमेंट, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, चाहे हिंदू एक्सट्रीमिज्म चाहे मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म। आपको मॉडरेट रहना है, आप बिल्कुल अपने मज़हब पे चलिए, मगर ये कि आप दूसरों को बम से उड़ा रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, ये सब बिल्कुल बर्दाश्त। ऐसा आएगा, 15-20 साल लगेगा, ऐसी हुकूमत आएगी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। पाकिस्तान तो पागल खाना हो गया, कत्ले हमारे रोज आए दिन। अब वो शिया सुन्नी चल रही है। अरे भाई तुम शिया हो, तुम सुन्नी हो, ठीक है, कोई हर्ज नहीं है, अपने अपने जो तुम्हारे ख्यालात हैं उस पर चलो। मगर ये क्या कि आप बम से उड़ा दे रहे हैं शियाओं के मस्जिद या शियाओं के और जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, ये क्या पागलपन भाई। आप रोज़ आए दिन मैं पढ़ता हूँ अखबारों में, कराची में बम धमाके में 60 लोग मर गए, क्वेटा में बम धमाके में 100 लोग मर गए, कहीं गोलियां चल गई, ईसाइयों पे अटैक हुआ, हिंदुओं पे अटैक हुआ। ये सब क्या पागलपन है भाई। आपको सबको बराबर इज्जत देनी है। और देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, एक जो सभ्य समाज होता है, सिविलाइज सोसाइटी, उसकी एक निशानी ये होती है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, अक़लियत हैं, वो इज्जत से रह सकती हैं उस समाज में, तब तो वो समाज कहला सकता है एक सिविलाइज सोसाइटी। वो टेस्ट लगाइए तो हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों फेलियर हैं। यहाँ हिंदुस्तान में भी माइनॉरिटीज़ को बराबर इज्जत नहीं दी जाती है, पाकिस्तान में भी माइनॉरिटीज़ को बराबर इज्जत नहीं दी। तो
दोनों उस टेस्ट को फेल कर जाते हैं जो सिविलाइज सोसाइटी का टेस्ट है। मगर इतना ज़रूर है कि हम जो सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इसके वजह से यहाँ रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबिलिटी। पाकिस्तान में तो पागलखाना हो गया, वहाँ जीना मुश्किल हो गया है। आप बना ही नहीं सकते मज़हब के आधार पे कोई स्टेट, क्योंकि डाइवर्सिटी इतनी है कि आपको सेकुलरिज्म पे ही चलना पड़ेगा। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं कि आप अपने मज़हब को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप बिल्कुल, बेशक आप अगर हिंदू हैं आप मंदिर जा सकते हैं, मुस्लिम आप मस्जिद जा सकते हैं। सेकुलरिज्म का मतलब है कि सरकार की कोई मज़हब नहीं होगा, वो सेकुलर होगा। और आप दूसरों पे ज़बरदस्ती न करिए, दूसरे आप पे ज़बरदस्ती न करें, तब कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल सकता है। तो ये इसी वजह से पाकिस्तान कोई मुल्क में मानता ही नहीं हो पाकिस्तान को, वो बिल्कुल फर्जी मुल्क बना दिया है। अंग्रेज़ों की चाल थी। हम लोग तो, मैंने जब कहा कई बार, कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं मुझसे कि 90% जनता हिंदुस्तान की बेवकूफ़ है। आप लोग 90% बेवकूफ़ हैं, पाकिस्तान के 95% बेवकूफ़ हैं। उनसे पूछा कि मेरे बहुत पाकिस्तानी दोस्त हैं, वो कहते हैं हमको 5% मार्क्स ज़्यादा क्यों दे दिए। मैंने कहा तुमने मजहबी स्टेट बनाया ना, तो भोगो उसका। रोज़ बम धमाके, आपका बच्चा स्कूल गया, न जाने जिंदा लौटेगा कि नहीं लौटेगा, यही नहीं मालूम। पागलपन हो रहा है, वो होता ही चलेगा जब तक फिर से पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश एक ना हो जाए, ये पागलपन चलता वो खेल है कुछ लोगों का कि हम लोग को लड़वाओ, हिंदू मुसलमानों को लड़वाओ, तो हम लोग उस चक्कर में आ जाते हैं। पाकिस्तान के मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, आते हैं मुझ में, उनमें कोई फ़र्क ही नहीं है। हम लोग हिंदुस्तानी में बोलते हैं, देखने में एक दूसरे के लगते हैं, दोनों को उर्दू का शौक़, उर्दू शायरी का शौक़। अभी आए थे मेरे घर में, एक दावत हुई थी, तो वो पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल आए थे, इरफान कादिर साहब, वो आए थे एक बार काउंसिल के फंक्शन में। उन्होंने मुझे टेलीफोन किया, तो मैंने कहा ये साहब मेरे यहाँ तो मुशायरा चल रहा है छोटा सा, प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब को मिला था पद्मश्री, तो उनको ऑनर करने के लिए आसिफ आज़मी साहब ने ऑर्गेनाइज़ कर दिया है मेरे घर में। मैं तो बात में मुशायरा करवा देता हूँ। तो छोटा सा मजलिस लगी 40-50 लोगों की। तो उनका जब फ़ोन आया कि मैं आया हूँ दिल्ली, मैंने कहा आप आ जाइए फ़ौरन। वो सबसे बड़े वकील हैं पाकिस्तान के, अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर उनका नाम है। मुझे ईमेल से उनसे खत किताबत होती रहती थी, तो मैंने उनको दावत दे दी। वो आ भी गए और वो मुशायरा भी सुना, खाना भी खाया, और बोले मुझे तो लगता है कि मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, कोई फ़र्क ही नहीं हम लोगों में। ये तो चाल थी अंग्रेज़ों की कि लड़वाना है हिंदू मुसलमानों के को, उसी चक्कर में आ गए। देखिए ये जो मुहाजिर आए थे, इमिग्रेंट्स आए थे हिंदुस्तान में, बहुत सारे आते, हज़ारों साल से आते रहे। अब सवाल उठता है कि वो मुहाजिर ही रह गए हिंदुस्तान में आके, कि कोई कॉमन कल्चर इमर्ज करी, कोई मुश्तरका तहजीब उभर के आई। तो इस सवाल का जवाब है कि जो लोग आए थे हज़ारों साल से लोग हिंदुस्तान में, उनके आपस में मेल जोल से, इंटरेक्शन से, इंटरमिंगलिंग से एक कॉमन कल्चर इमर्ज करी हिंदुस्तान में, जिसको ब्रॉडली कह सकते हैं संस्कृत उर्दू कल्चर। ये कल्चर हिंदुस्तान की है, वो यही हम सबको यूनाइट करती है। और संस्कृत और उर्दू, ये देखिए ज़ुबानें तो बहुत सारी हैं आपकी, मराठी ज़बान है, बंगला ज़बान है, तमिल ज़ुबान है, पंजाबी है, कश्मीरी, बहुत सारी ज़ुबानें हिंदुस्तान में, सबको बराबर इज्जत मिलनी चाहिए। मगर ये दो ज़ुबानें जो हैं ये ऑल इंडिया कल्चरल लैंग्वेजेस हैं, संस्कृत और उर्दू। और दोनों को गलत समझा गया। संस्कृत को समझा गया कि हिंदुओं की ज़ुबान है, और उर्दू को समझा गया मुसलमानों की ज़ुबान, जबकि दोनों 95% सेकुलर लैंग्वेजेस हैं। संस्कृत में भी लोग समझते हैं कि उसमें पूजा पाठ और मंत्र है, वो सिर्फ 5% है। 95% संस्कृत का मज़हब से कोई मतलब ही नहीं है। और इसी तरह से उर्दू भी बिल्कुल सेकुलर पोइट्री है। तो ये दो ऑल इंडिया कल्चरल लैंग्वेजेस हैं जो हमको यूनाइट करती हैं ब्रॉडली। और उसका एक अंग उर्दू है। उर्दू को जो कुछ लोगों ने नकारने की कोशिश करी,